हेलो बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो बिल्कुल वायरल पेपर है ये। इस पेपर को आप एंड तक देखिए, आपके 70 में 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए। 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 70 नंबर का बेटा पेपर आता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, खंड आ खंड बा। प्रश्न पत्र में खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से, यानी नीले या काले पेन से, जेल पेन से नहीं करना है, सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। ओएमआर शीट पर उत्तर किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं। आज भूले बिसरे चित्र लिखा गया बेटा खंड आ ओएमआर शीट पर करना, और सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके फिक्स 65 नंबर हो जाएं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक बेटा कौन है? भगवती चरण वर्मा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं इलाजेंद्र जोशी, मोहन राकेश, विकल्प काका, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये शुक्लोत्तर युग के दोनों ही लेखक हैं, इलाजेंद्र जोशी भी और मोहन राकेश भी। अगला, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी सूरज का 7वां घोड़ा जो धर्मवीर भारती की रचना है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या? निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है? तो बेटा ये उपन्यास विद्या की रचना है। किसकी? उपन्यास विद्या की। अगला, आधुनिक काल की समय अवधि है। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है? 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1919 से 1938 तक, 1843 से वर्तमान तक। तो बेटा आधुनिक काल कह दे, गद्य काल कह दे, हिंदी का वास्तविक गद्य इतिहास कह दे, कुछ भी, तो 1843 से या 1850 से अब तक है। अब ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। 1850 से 1900 तक हुआ था बेटा भारतेंदु युग, 1900 से 1920 तक हुआ था द्विवेदी युग, 1919 से 1938 तक हुआ था छायावादी युग या शुक्ल युग, और 1843 से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है। अगला है, त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? बेटा त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास विद्या की रचना है त्यागपत्र। रसखान किस काल के कवि, किस शाखा के कवि हैं? रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल की निर्गुण शक्ति भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो यह है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि रसखान। छायावाद के प्रमुख लेखक हैं, ये बहुत बढ़िया विकल्प है, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, रामकुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बेटा छायावाद के प्रमुख कवि कौन से हैं, लेखक कौन से हैं? रामकुमार वर्मा। द्विवेदी युग की काल अवधि है, द्विवेदी युग 1850 से 1819 तक। बेटा 1850 से 1900 तक जो हमारा रहा था वो रहा था हमारा भारतेंदु युग। 1900 से 1918 कह दे या 1919 कह दे, ये कौन सा रहा था? द्विवेदी युग। 1938 से 1918 से 1936 तक छायावादी या शुक्ल युग रहा था। अद्भुत आलाप के कवि हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैत्री शरण गुप्त, हरिओत। तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। यामा के रचयिता बेटा कौन है? सब जानते हैं, ये महादेवी वर्मा है यामा के रचयिता। विप्ति वटावन बंधु बहु बिनु करो भरोसे काकू में रस का पहचान कीजिए। बेटा रस हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, एक तो करुण रस है या हास्य रस है। ये दोनों तो विकल्प हो ही नहीं सकते, उत्तर या तो करुण रस होगा या हास्य रस होगा। अब इसमें विपत्ति मतलब होता है विपत्ति, परेशानी होना, ऐसे मान लो आप। विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, शोक आ जाए, दीन आ जाए, ये सब शब्द आ जाते हैं तो करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बेटा? शोक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। हृदय सिंधु में उठता स्वर्ग ज्वार देख चंद्रानंद में अलंकार है। बेटा अलंकार, उपमा अलंकार जो होता है उसमें सासी से समान सरिस ये शब्द आते हैं, और उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है उसमें जनु जानो, मनु मानो, जनु मनु आदि उत्प्रेक्षा वाचक शब्द आते हैं। श्लेष अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं, ये गलत हो गया। अब जो इनमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सासी से भी नहीं है और इसमें जनु जानो मनु मानो भी नहीं है, इसका मतलब रूपक अलंकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। बेटा इसमें हमें ये पता ना दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। हम करते क्या है, जो यहाँ पर कॉमा होता है, ये कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे देखो नापे की 1 मात्रा मानी जाएगी, बापे 1 की मात्रा पे 2, ऐसा ही आ गया। ऐसा ही जैसे ही आ जाए समझ लो वो सोरठा छंद होता है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें कितने में पूछिए? दूसरे और चौथे चरण में तो कितनी होंगी बेटा? 13-13 मात्राएं। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है अध्यक्ष शब्द के उपसर्ग है। बेटा अध्यक्ष आधा कभी भी कोई अक्षर आ जाता है तो इसके छोटी एक की मात्रा लगा के हम लगा देते हैं, यानी कि अधि होगा। कौन सा होगा बेटा? अधि। पंचानन का समास विग्रह 5 सिरों का समाहार, क्या होगा? 5 सिरों का समाहार। सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, क्या होगा? सौभाग्य।
युष्माभि रूप युष्मत शब्द का है, कौन से का है बेटा, तृतीय विभक्ति बहुवचन का। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य अब नहीं आई और पढ़ने बैठ गई, जहां पर बेटा और शब्द यदि, किंतु, और, परंतु, तथा से होते हैं वो संयुक्त वाक्यों में। बच्चे दूध पीकर सो गए तो शांत, बिल्कुल एक सा है, यानी सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहता है, ये भी सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यानी जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, यही हो जाएगा मिश्र वाक्य। अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बेटा कर्ता वाच्य, क्योंकि अध्यापक कौन काम कर रहा है, अध्यापक तो ही कक्षा का पूरा जायजा ले रहा है, यानी कर्तवाच्य हो जाएगा। मन की कोमलता अक्सर चोट रख जाती है, मैं पद परिचय होगा। मन की कोमलता यानी मन में जो फीलिंग होती है, फीलिंग यानी भाव जो होता है वो, और चोट रखा जाती है यानी स्त्रीलिंग हो गया, रखा जाती है, तो इसका मीन्स कौन सा हो गया, भाववाचक संज्ञा। ये तो इसमें से कोई नहीं, भाववाचक संज्ञा, एक वचन और कर्मकारक। इस तरह से हमारे 20 विकल्प आएंगे। उसके बाद आगे का पोर्शन कैसा आएगा, इसमें भी आप लगातार वीडियो में बने रहिए। खंडवा जो वर्णात्मक है हमें कॉपी पर लिखना है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का बेटा दो हमें गद्यांश दे रखे होंगे, उनमें दो में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर लिखना होंगे। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं, उनमें न कवि की उद्दांत कल्पना रहती है और न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न ही बेटा किसका है ये है क्या लिखूं, कौन है क्या लिखूंगे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। यानी हम पहले उत्तर लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए या गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। रेखांकन दर्श की बेटा व्याख्या करना होगी, फिर व्याख्या तो हम अपने शब्दों में से कर देते हैं। निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, ये आप संभाल के पढ़ेंगे तो ये देखो, ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार की अपनी ही दृष्टि में देखते हैं और अपने भाव से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देंगे, तो इसका तीसरे वाले का उत्तर हमें ऊपर ही मिल जाता है। या तो ये कर दें, या फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, मित्रता नामक पाठ है। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति, यानी बुरी संगति में इंसान एक बार फंस जाता है तो वो उससे निकलना चाहे फिर भी नहीं निकल पाता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया हमारा मित्रता नामक पाठ से रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत इसका हम लेखक का नाम लिख देंगे। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो ये हम पढ़ लेंगे इसमें से देख के। ये है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, तो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सारा देने में बाहु के समान होगी। जैसे यहाँ तक पूरा लिख देंगे, इसमें तो देख कर लिखना है बस, 2 नंबर पक्के। अगला है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पुरते निक्सी रघुबीर बधु धीरे धीरे दय मग में डग दुए, झलकी परी भाल कनी जल की पुट सूखी गई मधुरा धरबे। यानी जब सीता जी और राम जी और लक्ष्मण तीनों को वनवास कर दिया जाता है, तो थोड़ी दूर चलने के बाद सीता, राम और लक्ष्मण थोड़ी दूर चलने के बाद धरी धीरे दे मगबे डग दुए, 2 कदम चलने के बाद ही, थोड़ी दूर चलने के बाद ही, झलकी भरी भाल कनी झलकी पुट सूखी गए मधुरा धरवे। तो सीता जी की जो पसीना, माथे से पसीना टपकने लगा और थकन के मारे उनके जो मधुर होठ हैं वो भी सूख गए। फिर बूझती, फिर अपने प्रियतम राम से पूछती हैं, चलनो अब केते, और कितना चलना पड़ेगा, पर्ण कुटी करियो कितके, हम पेड़ों से यानी पत्तियों से कब कुटी को बनाकर उसमें रहेंगे। ती लखी अतुराय पिए की अखियाँ अति चारू चली जल पे। अब राम जी ये बात देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि हमेशा महल में रहने वाली सीता जी, और वो इस तरह से आंखों में से उनकी पसीना माथे से निकल रहा है और होठ शुष्क हो रहे हैं, तो उनकी आंखों में से आंसू आने लगे। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखना। किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा और होठ सूख गए, थकान के कारण। श्री राम जी की आंखों से आंसू बेटा क्यों बहने लगे, क्योंकि उन्होंने सीता जी को इस कंडीशन, इस स्थिति में देखा, इसलिए। या तो ये कर दें, बहुत ही आसान है, ये तुलसीदास जी का है, आप जानते हैं बनपत पर तुलसीदास जी कवितावली का है, तो मेरे जीवन का आजमुख, तो या तो ये कर दें या ऊपर वाला कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे कर देंगे। अब अगला करते हैं बेटा। अगला क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। बेटा 3 है, 3 में से किसी एक के लेखक का हमें जीवन परिचय लिखना, उनकी एक रचना का, ये ध्यान रखना, एक रचना 2 नंबर की है। चाहे जयशंकर प्रसाद लिख दें, रामचंद्र शुक्ल लिख दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दें। अगर यही तीनों आप एग्जाम में याद करके चले जाते हैं तो आपको गारंटेड इनमें से मिल जाएगा। जीवन परिचय अब कवियों में से, कवि में से बेटा सूरदास, सुमित्रानंद पंत, बिहारी लाल, इन तीनों में से कोई एक कर दें। एक रचना का नाम 2 नंबर का होता है, तो हमें जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे 5। एक रचना जरूर लिखना 2 नंबर की। इसमें बच्चे बहुत घबराते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, आज के बाद आप इसमें बिल्कुल नहीं घबराएंगे।
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थली, यानी यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, यहीं से संस्कृत वाणिज्य संस्कृति यानी संस्कृत की और संस्कृत भाषा की अलोक सर्वत्र प्रस्तुति यानी जो धारा है वो प्रभावित हो रही है, यहीं से सब जगह फैली हुई। सर्वत्र प्रस्तुति यानी सभी जगह फैली हुई है। जो संस्कृत भाषा और संस्कृति का विकास है, प्रकाश है, वो यहीं से सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम में अध्ययन अकरोत, यानी मुगल युवराज दाराशिकों ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सत ऐसा ज्ञान तथा प्रभावित, वो उस ज्ञान से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषा में करती, उन्होंने उसके भारतीय शास्त्रों का अनुवाद पारसी भाषा में कर दिया। तो कैसे लिखेंगे बेटा? पहले तो इसका अनुवाद 2 नंबर का, वो संदर्भ 2 नंबर का, तो इसमें बेटा लेखक का नाम नहीं होता है संस्कृत वाले में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। 2 नंबर बस। अब हिंदी अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इस तरह से हम पूरा लिख देंगे। अब दूसरा, एकदा वहवा जनक धूमयान आरू नगर प्रति गच्छति, इसमें यानी यह प्रबंधो ग्रामीण का बेटा। एकदा यानी एक समय, बहवा मतलब बहुत सारे, जन मतलब लोग, धूमयान मतलब रेलगाड़ी से, आरह नगर प्रति गच्छति यानी नगर की ओर जा रहे थे। एक समय बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु कचित ग्रामीण केचु नागरिक आसन, उसमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे। मोहन स्थित तेसु, एक नागरिक ग्रामीण उपासन अकियत, चुपचाप बैठे ग्रामीणों को देखकर नागरिक ने कहा, ग्रामीण अगपि पूर्वता अक्षित, ग्रामीण अब भी पूर्वजों की तरह शिक्षित हैं, अज्ञान संति अज्ञानी हैं, न तैसा विकास, ना उन्होंने विकास किया है, अभुवत ना चा अभिवत, और ना विकास कर सकते हैं, शुक्रति ना कर सकते हैं, तस्य तादृश्य जलमन श्रोता क्रोपी चतुर ग्रामीण अभिवृत, ये देखकर ये सुनकर तभी वहां पर एक बैठा ग्रामीण चालाक ग्रामीण बोला, अविरत भद्र नागरिक है नागरिक, भगवान चस्ति प्रभुति यतो ही भगवान शिक्षित बहुचक चास्ती, कि हम जो ज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। उसके बाद बेटा ये हम लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक, दो तो कोई दो में से कर ही देंगे। पहला वाराणसी से था और दूसरा कहाँ से? प्रबुद्ध ग्रामीण से। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। बहुत ही आसान। उत्तर यत समुद्र, यानी समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्य दक्षिणम यानी हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारत जो देश है, वर्ष तद भारत जो देश है, नाम भारती उसका नाम भारत है, भारत वर्ष है, या यत्र संतति और भारतवासी उसकी संतानें हैं, भारतीय संस्कृति का हो जाएगा। और ये हमें, ये तो कठिन वाला पाठ है, बस ऐसे ऐसे आए मत पढ़ना, बाकी देख लेना। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से खंडस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो हम लिख देंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, अबदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडित, अमुख स्फुट वक्ता चायु जानती सा पंडित। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी हैं बेटा, बंधन मरण बापी जो बापी पराजय, उभयत्र वीर वीर बाहुई वीरता, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। संस्कृत में बेटा लिखना होता है, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल अस्ति, यानी वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थल, तो विविध धर्मालय संगम स्थल अस्ति। और पुरुराज का आसित पुरुजा यवन रे जातिस गए, तो हम कर ही देंगे। इनमें 2 करना होता है सिर्फ, तो 5 देता है बेटा, 2 तो हम कर ही लेते हैं। अगला है, आपकी चचेरी, मतलब एक पत्र लेखन है, आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवा कर उनकी शादी। बेटा एक होता है इसमें अनौपचारिक, एक औपचारिक। अनौपचारिक जो हम अपने किसी संबंधी को लिखते हैं, जैसे ये लिख रहा है, तो हमें करना क्या होता है, इस साइड में बेटा पता लिखना होता है, जहाँ पर प्रिय चाचा जी, मुझे कल ही आपका, मुझे मतलब मेरी दीदी का फ़ोन आया, क्योंकि वो शादी करवाना चाहते हैं, तो दीदी ने बताया, तब वो कह रहा कि मुझे कल दीदी का फ़ोन आया या पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आप उसकी पढ़ाई रुकवाकर शादी करवाना चाहते हैं। हमेशा से दीदी जो है समझदार रही हैं और अच्छी एक बालिका रही, अच्छी विद्यार्थी रही हैं, हमेशा स्कूल में कॉलेज में अपने कक्षा में टॉप करती आई हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि उनकी शादी ना करवाकर फिलहाल उनकी पढ़ाई आगे को जारी कर दी जाए। इस तरह से पूरा हम लोग इसे लिख देंगे, या तो ये कर देते हैं या फिर एक औपचारिक आता है वो वाला भी हम कर सकते हैं। अथवा ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ हम पता लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, सेवा में संपादक महोदय बधाइयों, विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न समस्याएं, ऐसे लिख सकते हैं, गंदगी का कारण है ना। फिर महोदय निवेदन इस प्रकार है कि, इस तरह से पूरे संपादक को लिख देंगे। अब इसके 4 में से किसी एक पर हम क्या लिख देंगे बेटा, निबंध। निबंध में एक बात ध्यान रखना खास तौर से कि रूपरेखा जरूर लिखनी है। रूपरेखा मीन्स हम क्या क्या हेडिंग डालेंगे, जैसे रूपरेखा में पहले प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम यानी देश से प्रेम, और ये सब बातें, वर्षा ऋतु, नारी शिक्षा का महत्व, देशागठन के लाभ।
अब अगला है सुपठित खंड काव्य के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर, किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे यहाँ पर तुमुल खंड काव्य है। तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या तुमुल खंड काव्य के नायक, नायक मतलब यहाँ पर कौन है? नायक लक्ष्मण। वीर रस के प्रसिद्ध कवि श्री श्यामनारायण पांडे द्वारा रचित तुमुल खंड काव्य का नायक किसे माना जाता है? लक्ष्मण। तो हम लक्ष्मण का या मेघनाथ का, दोनों में से एक का चरित्र चित्रण आ जाता है। तो इस तरह से हम हिंदी का पूरा पेपर लगा के आएंगे। आपको कौन से टॉपिक में हिंदी की परेशानी है वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।